गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसकी आज है दोस्तों 8वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मुगल साम्राज्य, मुगल वंश में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि मुगल वंश की स्थापना की गई दोस्तों बाबर के द्वारा, और बाबर का शासन चला था 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों बाबर ने कुछ युद्ध लड़े, उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सबसे पहला युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में बाबर और लोदी वंश के लास्ट शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर दोस्तों विजयी रहा और इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी, और इसी युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हुई। फिर इस पानीपत के प्रथम युद्ध से आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखेंगे, जिसमें पहला बात यह है या पहला पॉइंट यह है कि इस पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ, और इसी युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ था। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद दोस्तों बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। पानीपत के बाद बाबर ने अगला युद्ध लड़ा दोस्तों 1527 ईस्वी में, जिसको कहा जाता है खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की दोस्तों पराजय हो गई और बाबर इस खानवा के युद्ध में विजयी रहा। और इस खानवा के युद्ध से एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे कि खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों। फिर खानवा के बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, और इस चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया था। तो 1528 ईस्वी में हुआ चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय पराजित हो गए थे। फिर इसके बाद लास्ट युद्ध आप लोग ध्यान में रखेंगे जो कि लड़ा गया था बाबर के द्वारा, और ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया बाबर के द्वारा 1529 ईस्वी में, जिसको कहा गया था घाघरा का युद्ध। और ये घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा और महमूद लोदी की पराजय हो गई थी। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बाबर की मृत्यु हुई दोस्तों 1530 ईस्वी में, और बाबर की कब्र है काबुल में। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग बाबर से ध्यान में रखेंगे कि बाबर की आत्मकथा का नाम है दोस्तों तुजुक ए बाबर, या इसी को बाबर नामा भी कहा जाता है, और ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। बाबर के बाद दोस्तों मुगल वंश का अगला शासक हुआ बाबर का लड़का हुमायूं, और हुमायूं ने मुगल वंश के अंतर्गत शासन किया दोस्तों दो भागों में। पहले भाग में उसने शासन किया 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, और दूसरे भाग में उसने शासन किया 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। फिर इसके बाद हुमायूं से पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो है दोस्तों 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो गई थी और शेर शाह सूरी विजयी हो गया था दोस्तों। फिर इसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, जो कि हुआ 1540 ईस्वी में, और इस युद्ध को दोस्तों बिलग्राम
कन्नौज या गंगा का युद्ध भी कहा जाता है। तो 1540 ईस्वी में हुआ बेलग्राम या कन्नौज या गंगा का युद्ध, और ये युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी विजयी हो गया और हुमायूं की पराजय हो गई थी दोस्तों। और इस युद्ध में पराजय के बाद दोस्तों हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था शरण के लिए। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। फिर शेर शाह सूरी से एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि शेर शाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान था दोस्तों कलिंजर दुर्ग का अभियान, जिसको विजय प्राप्त करने के चक्कर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो शेर शाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान था कलिंजर दुर्ग का अभियान, जिस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस लौटकर भारत आया और उसने 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा है सरहिंद का युद्ध। और ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं एवं तातर खां और नसीब खां के बीच में, और इस युद्ध में हुमायूं विजयी हो गया और तातर खां एवं नसीब खां की पराजय हुई थी। और जो दूसरा युद्ध लड़ा सरहिंद का युद्ध, उसमें भी दोस्तों हुमायूं की विजय हुई और सिकंदर सूरी की पराजय हो गई थी। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग हुमायूं से ध्यान में रखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु हुई दोस्तों 1556 ईस्वी में दिल्ली में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में दिल्ली में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं के बाद अगला बादशाह हुआ दोस्तों हुमायूं का लड़का अकबर, जिसने शासन किया 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आप लोग यहीं पर ध्यान में रखेंगे कि मुगल साम्राज्य में जितने बादशाह थे उन सभी बादशाहों में सबसे लंबे समय तक शासन किया गया था अकबर के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग अकबर से ध्यान में रखेंगे कि इसका जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट, जो कि पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो कि है एक युद्ध, और ये युद्ध है दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि हुआ था 1556 ईस्वी में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खान और दिल्ली के अंतिम सुल्तान हेमू के बीच में। और इस पानीपत के दूसरे युद्ध में दोस्तों बैरम खान विजयी रहा, जबकि हेमू की पराजय हो गई थी। फिर इसके बाद बैरम खान के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बैरम खान का शासन चला था दोस्तों 1556 से लेकर 1560 तक, और बैरम खान अकबर का संरक्षक था एवं चंदेरी का गवर्नर भी था। क्योंकि दोस्तों अकबर की उम्र बहुत छोटी थी, इसीलिए बैरम खान ने उसको संरक्षण दिया था। तो बैरम खान अकबर का संरक्षक था एवं चंदेरी का गवर्नर था, और ये शासन चलाया 4 वर्षों तक 1556 से लेकर 1560 तक। फिर 1560 में दोस्तों पाटन एक स्थान है गुजरात में, जहां पर मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। बैरम खान के बाद दोस्तों महम अंगा ने शासन चलाया, और ये शासन चला 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक। और महम अंगा के शासनकाल को दोस्तों पेटीकोट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर की एक और संरक्षिका थी, जो कि अकबर का बचपन से देखभाल करती थी, जिनका नाम था महम अंगा। उन्होंने शासन चलाया 1560 से लेकर 1562 तक, और महम अंगा की सरकार को दोस्तों कहा गया
पेटीकोट गवर्नमेंट। फिर महम अंगा की मृत्यु के बाद दोस्तों अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन चलाया 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1562 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर ने स्वतंत्र रूप से शासन चलाया या शासन किया। इसके बाद दोस्तों आप लोग अकबर के नवरत्नों के नाम एवं उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकबर के नवरत्नों में सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में वजीर था दोस्तों, और इसने 2 किताबें लिखी थी जिसका नाम है अकबरनामा एवं आईने अकबरी। फिर इसके बाद अगला नवरत्न जो हुआ दोस्तों उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जो कि है तोडरमल। और तोडरमल दोस्तों अकबर के दरबार में वित्त मंत्री हुआ करता था। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे बीरबल का, जिनके बचपन का नाम था दोस्तों महेश दास, और ये कानपुर के रहने वाले थे। और बीरबल के बारे में आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखेंगे कि बीरबल इकलौते ऐसे हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने अकबर के द्वारा बनाया गया दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो बीरबल की बचपन का नाम था महेश दास, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, और बीरबल इकलौते ऐसे हिंदू नवरत्न थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म जिसको अकबर ने बनाया था उसे स्वीकार किया। बीरबल के बाद दोस्तों अकबर के नवरत्नों में अगला नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे तानसेन का। और तानसेन के दोस्तों बचपन का नाम था रामतनु पांडे, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। और तानसेन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे वो ये है दोस्तों कि तानसेन इकलौते ऐसे हिंदू नवरत्न थे अकबर के दरबार में जिसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। फिर अगला जो महत्वपूर्ण नवरत्न है जिसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, उनका नाम था दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि दोस्तों बैरम खान के लड़के थे, और ये कवि और योद्धा दोनों थे। फिर इसके बाद अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों 1562 ईस्वी में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, अकबर ने तीर्थ यात्रा को भी समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में। और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया दोस्तों 1564 ईस्वी में। फिर इसके बाद आगरा किले की स्थापना की गई दोस्तों अकबर के द्वारा 1565 ईस्वी में। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे इबादत खाना, इसका निर्माण किया गया दोस्तों फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में। और फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बुलंद दरवाज़ा, जो कि है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण कराया गया था 1575 में गुजरात विजय की याद में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे जो कि अकबर ने किया था। फिर इसके बाद अकबर से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ दोस्तों 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था दोस्तों मान सिंह प्रथम, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया गया हकीम खान के द्वारा। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों जो कि हुआ 1576 ईस्वी में, इसमें अकबर विजयी रहा और महाराणा प्रताप जी की पराजय हो गई थी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, अकबर ने दोस्तों मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, अकबर ने दोस्तों सुलह एक कुल नीति की शुरुआत की। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अकबर
पहला मुगल बादशाह था जिसने गौ हत्या पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया था। तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। फिर यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला मुस्लिम कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो था दोस्तों कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन। तो यह बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि आपसे पूछे कि पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया, तो वो था अकबर। यदि पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध किया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों जैनुल आबिदीन, जो कि कश्मीर का शासक था। फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों अकबर के शासन से संबंधित, तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अकबर के ही शासनकाल में दोस्तों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया बदायूनी जी के द्वारा। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में अकबर के ही शासनकाल में। और अकबर का जो शासन था दोस्तों उसे हिंदी साहित्य के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे अकबर के शासनकाल में ही रामलीला की शुरुआत हुई थी। और इसके बाद लास्ट पॉइंट आप लोग अकबर से ध्यान में रखेंगे कि मनसबदारी प्रणाली का विकास हुआ या मनसबदारी प्रणाली विकसित की गई अकबर के शासन काल में। अकबर के बाद अगला मुगल बादशाह हुआ अकबर का लड़का जहांगीर, जिसका शासन चला था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। और जहांगीर के शासनकाल से दोस्तों आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है चित्रकला के क्षेत्र में पशुओं एवं पक्षियों की। तो पशुओं एवं पक्षियों की चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है जहांगीर के शासन काल को। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, जहांगीर के दरबार में आया दोस्तों विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में, जिसे दिया गया जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि। फिर जहांगीर के ही दरबार में आया था दोस्तों 1615 ईस्वी में थॉमस रो। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे जहांगीर से कि तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगाली लेकर आए थे, लेकिन तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध दोस्तों किया जहांगीर और औरंगजेब दोनों लोगों ने। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखना जहांगीर की पहली पत्नी का नाम जो कि था दोस्तों मानबाई, और इनका पुत्र हुआ दोस्तों खुसरो। तो जहांगीर की पहली पत्नी थी मानबाई, जिसका पुत्र हुआ खुसरो। और ये खुसरो दोस्तों जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जाकर मिल गया 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी से। फिर इसके बाद जहांगीर ने इन लोगों को दोस्तों 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। फिर इसके बाद जहांगीर की दूसरी पत्नी हुई दोस्तों जोधाबाई, जिसका लड़का था खुर्रम, जिसे बाद में शाहजहां के नाम से भी जाना गया। तो जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम था जोधाबाई, जिसका लड़का हुआ खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना गया। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप लोग जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम ध्यान में रखेंगे, जिनका नाम था मेहरून निसा, और इन्हें नूर जहां के नाम से भी जाना जाता था। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है नूर जहां के पिता का नाम, जिनका नाम था मिर्जा घियास बेग, और मिर्जा घियास बेग का मकबरा स्थित है दोस्तों आगरा में, जिसका नाम है इत्माद उद दौला मकबरा। और ये इत्माद उद दौला मकबरा दोस्तों फेमस है
पितृड्यूरा चित्रकारी के लिए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जहांगीर की तीसरी पत्नी थी मेहरुन्निसा, जिन्हें नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है, और नूर जहां के पिता का नाम था मिर्जा घियास बेग, जिनका मकबरा बना है दोस्तों आगरा में, और उस मकबरे का नाम है इत्माद उद दौला मकबरा। और ये इत्माद उद दौला मकबरा फेमस है पितृड्यूरा चित्रकारी के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे नूर जहां की माता का नाम, और ये है दोस्तों इस्मत बेगम। तो नूर जहां की माता का नाम था इस्मत बेगम, जिन्हें इत्र के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। जहांगीर के बाद दोस्तों अगला मुगल बादशाह हुआ शाहजहां, जिसका शासन चला 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। और शाहजहां का जो शासनकाल था उसे स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है वास्तुकला या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है वास्तुकला या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे लाल किला, जो कि स्थित है दिल्ली में। इसका निर्माण कराया गया दोस्तों शाहजहां के द्वारा। और इस लाल किले के अंदर, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके अंदर है दोस्तों मोती मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे लाल किला, जो कि आगरा में स्थित है, इसे बनवाया गया दोस्तों अकबर के द्वारा। और इसके अंदर जो मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी है कि लाल किला जो दिल्ली में स्थित है उसे बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, और इस लाल किले के अंदर जो कि दिल्ली में स्थित है उसमें है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और लाल किला जो आगरे में स्थित है उसका निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। और जो आगरा में लाल किला है उसके अंदर है मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद, जिसका निर्माण करवाया गया दोस्तों शाहजहां के द्वारा। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे ताजमहल, इसका निर्माण हुआ दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक। कुल 22 वर्षों में दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ, या ताजमहल बनने में कुल कितने वर्ष लगे, तो वो लगे 22 वर्ष। और ताजमहल के जो वास्तुकारक थे या आर्किटेक्ट थे वो थे दोस्तों उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। फिर लास्ट पॉइंट आप लोग शाहजहां से ध्यान में रखेंगे कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने दोस्तों एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बादशाह नामा। तो शाहजहां के दरबार में रहते थे अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने लिखा है बादशाह नामा। शाहजहां के बाद दोस्तों अगला मुगल बादशाह हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब का शासन चला 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। फिर इसके बाद औरंगजेब के बारे में आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखेंगे कि औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ दोस्तों 2 स्थानों पर, आगरा और दिल्ली में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे औरंगजेब को जिंदा पीर और दरवेश भी कहा जाता था। और औरंगजेब ने दोस्तों एक उपाधि धारण की जो कि है आलमगीर की। तो औरंगजेब को जिंदा पीर या दरवेश भी कहा गया, और औरंगजेब ने उपाधि धारण की आलमगीर की। फिर इसके बाद आप लोग औरंगजेब से अगला पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि औरंगजेब ने संगीत एवं नृत्य पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन औरंगजेब संगीत प्रेमी था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किसका, तो वो था बीड़ा का। तो औरंगजेब सिर्फ संगीत प्रेमी था बीड़ा का, बाकी उसने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे
औरंगजेब के जो अधिकारी या ऑफिसर्स थे दोस्तों, उसमें क्षत्रिय एवं हिंदू अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह के जो अधिकारी या ऑफिसर्स थे उसमें क्षत्रिय एवं हिंदू अधिकारी शामिल रहते थे ज़्यादातर? तो आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलाकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखेंगे औरंगजेब की पत्नी का नाम, और औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, जिन्हें रबिया उर दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। और दिलरास बानो बेगम का मकबरा स्थित है दोस्तों दक्षिण भारत में, जिसका नाम है बीबी का मकबरा। और इस बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत के ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, जिनको रबिया उर दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। और दिलरास बानो बेगम का मकबरा है जिसका नाम है बीबी का मकबरा। और इस बीबी के मकबरे के दोस्तों दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। फिर अकबर की मृत्यु हुई दोस्तों 1707 ईस्वी में अहमदनगर में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे अंतिम मुगल बादशाह का नाम या अंतिम मुगल शासक का नाम, और ये है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 2-3 पॉइंट और हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला यह है कि मुगल काल के सर्वोच्च मंत्री की उपाधि है दोस्तों आसफ खान। तो मुगल काल के जो सर्वोच्च मंत्री की उपाधि है उसका नाम है आसफ खान। फिर इसके बाद अगला है मुगल काल में जो सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको कहा गया मीर बख्शी। फिर इसी में लास्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे मुगल काल में जो प्रांतीय राजस्व प्रधान होता था उसको कहा जाता था दीवान। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।